हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इस टॉपिक का आप दूसरा नाम दे सकते हो म्यूनिसिपैलिटीज, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में म्यूनिसिपैलिटीज के लिए एक अलग पार्ट लाया, एक अलग चैप्टर लाया। कौन सा पार्ट लाया तो सुनिए। इस अमेंडमेंट ने ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में म्युनिसिपैलिटी के लिए पार्ट 9A, और पार्ट 9A में आर्टिकल 243 से लेके आर्टिकल 243 है। तो ये आर्टिकल्स बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, ये पार्ट बात करता है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। म्युनिसिपैलिटीज के बारे में जो पार्ट और आर्टिकल है, इनको इंट्रोड्यूस कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया। कौन से अमेंडमेंट से? तो आपके सामने ये अमेंडमेंट है। इतना ही नहीं, इस अमेंडमेंट ने 12th शेड्यूल भी ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी बात करता है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, पार्ट भी, आर्टिकल्स भी, शेड्यूल भी। अच्छा, इतना तो आपको पता है कि लोकल गवर्नमेंट में सिर्फ म्युनिसिपैलिटीज ही नहीं आता। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में पंचायत भी आता है और म्युनिसिपैलिटी भी आता है। पंचायत बताइए 73rd अमेंडमेंट से लाया गया था, याद होगा आपको। और 73rd अमेंडमेंट ने कौन सा पार्ट पंचायत के लिए लाया? आपको याद होगा, 73rd अमेंडमेंट ने पार्ट 9 लाया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायत्स के लिए, पंचायत्स के लिए। उस पार्ट में आर्टिकल नंबर 243A से लेके 243O तक था, यह आपको याद होगा। तो आपको यह पता है कि 73rd अमेंडमेंट ने पार्ट 9 लाया पंचायत के लिए, आर्टिकल 243A से लेके आर्टिकल 243O तक लाया पंचायत के लिए। इतने आर्टिकल पार्ट 9 में हैं। और आपको यह भी पता होगा कि 11th शेड्यूल भी पंचायत के लिए लाया गया, और यह सब इस 73rd अमेंडमेंट का कमाल है। अभी आप इतना जानो कि आर्टिकल नंबर ए से लेके आर्टिकल नंबर ओ बात करता है पंचायत के बारे में। ओ के बाद क्या आता है? LMNOPQRS, सॉरी, ओ के बाद आता है, ओ के बाद आता है पी। तो ये जो यहां पे आपने देखा, पंचायत खत्म हुआ ओ से, ओ के बाद स्टार्ट हुआ पी। आर्टिकल वही है, आर्टिकल 243 पंचायत में भी था, आर्टिकल 243 म्युनिसिपैलिटी में भी है, लेकिन आर्टिकल सेम है। लेकिन आर्टिकल ओ खत्म होता था पंचायत, ओ के बाद पी से लेके ZG तक बात करता है म्युनिसिपैलिटी के बारे में। अब आपके दिमाग में सवाल होगा, सर ये ZG का मतलब क्या? तो सुनिए, यहां पे देख लीजिए, आर्टिकल 243P, ओ क्या हुआ, सॉरी, आर्टिकल 243P से लेके आर्टिकल 243 ZG, ये आप देख लीजिए। जड़ आया, फिर ए बी जड़, ए जड़ बी जड़ जी, इसी तरह जड़ जी। चलिए, ये तो हम देखेंगे बाद में। फिलहाल आपने इतना देखा, इस अमेंडमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया पार्ट 9A, जिसमें इतने आर्टिकल्स बात करते हैं म्युनिसिपैलिटीज के बारे में। इतना ही नहीं, 12th शेड्यूल भी ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। 12th शेड्यूल में 18 फंक्शनल आइटम्स है। अच्छा, अगर हम म्युनिसिपैलिटी की अगर हम पंचायत की बात करते, तो पंचायत जो 73rd अमेंडमेंट ने लाया, तो बताइए कौन सा शेड्यूल लाया? तो आप बताइए, शेड्यूल 11। अच्छा, शेड्यूल 11 में कितने फंक्शनल आइटम्स थे? कितने आइटम्स थे भाई? कितने पावर्स थे? कितने अथॉरिटीज थे? कितने रेस्पॉन्सिबिलिटीज थे? कितनी बातें थे? शॉर्ट में 29 आइटम्स थे उसमें, लेकिन इसमें 18 फंक्शनल आइटम्स हैं। इसका मतलब क्या फंक्शनल आइटम्स का? इसका मतलब यह है कि 12th शेड्यूल में जो ये 18 फंक्शनल आइटम्स है, ये म्युनिसिपैलिटीज के पावर बताता है, अथॉरिटीज बताता है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बताता है। इसी तरह जो 29 आइटम्स आपको मिलेंगे शेड्यूल 11 में पंचायत के बारे में, वो बताता था पंचायत का पावर, पंचायत की अथॉरिटी, पंचायत की म्युनिसिपैलिटी। लेकिन एक बात जान लीजिए, 12th शेड्यूल में जो ये 18 फंक्शनल आइटम्स है, जिसमें लिखा है पावर्स, अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, ये आप देख लीजिए। ये 12th शेड्यूल है ना, इसमें पावर, अथॉरिटीज और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में ही लिखा है, पावर, अथॉरिटीज और रेस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन अलग से इतने आर्टिकल्स आप देख लीजिए। ये तो शेड्यूल है, लेकिन ये तो आर्टिकल्स है जो कि पार्ट 9A में आते हैं। ये आर्टिकल्स आप देख लीजिए। ऊपर आपने देखा इतने पावर, अथॉरिटीज हैं म्युनिसिपैलिटीज के, 18 नंबर है, 18 आइटम्स। लेकिन आप नीचे देख लीजिए, ये जो आर्टिकल्स है, एक आर्टिकल इनमें ऐसा है जो कि एक्सक्लूसिवली यही लिखता है कि पावर्स, अथॉरिटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्युनिसिपैलिटीज एंड सो ऑन, आर्टिकल 243W। इसका मतलब ये वाला आर्टिकल
बात करता है असल में 12th शेड्यूल के अंदर जो जो बातें लिखी हैं, वो पावर्स, वो अथॉरिटीज, वो रेस्पॉन्सिबिलिटीज। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है 12th शेड्यूल में 18 पावर्स हैं म्युनिसिपैलिटीज़ के, और वो उनके लिए एक आर्टिकल भी है जो बात करता है कि म्युनिसिपैलिटी को पावर, अथॉरिटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज देने चाहिए 243W, जो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इतना आपने समझा। अभी आपको और कहना है, सर आप ये बताइए हमें इस बात का जवाब, अगर पंचायत आया, म्युनिसिपैलिटीज आया, मतलब लोकल गवर्नमेंट आया, सर पंचायत तो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था, सर लोकल गवर्नमेंट तो पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं लिखा था, सर म्युनिसिपैलिटीज तो 1992 से पहले भी थे, इंडिया में चलते तो थे, तो अलग से 1992 में ये अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी कि 1992 में पंचायत भी लाया गया, 1992 में म्युनिसिपैलिटी भी लाया गया, वो 73rd से, ये 74th से। मेरे दोस्तों, स्टेट्स अपनी स्टेट्स में ना सीरियसली नहीं लेते थे पंचायत को और म्युनिसिपैलिटीज को, अपने स्टेट्स में वो नहीं लेते थे सीरियसली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं थी पूरी तरह से, जस्टिसेबल पार्ट नहीं था, उनको ये करना ही करना नहीं था, उनकी अपनी मर्जी थी। लेकिन इस एक्ट ने, जैसे कि पंचायत में था वैसे भी म्युनिसिपैलिटीज में भी आपको देखने को मिलेगा, इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया म्युनिसिपैलिटीज को। इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया म्युनिसिपैलिटीज को, म्युनिसिपैलिटीज का एक अलग पार्ट, अलग शेड्यूल, इतने आर्टिकल्स, और आपको यह बताऊं कि जिससे यह जस्टिसेबल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना। जस्टिसेबल पार्ट का मतलब कि अब म्युनिसिपैलिटीज को लाना ही लाना पड़ेगा अपने अपने स्टेट्स में, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशंस हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशंस हो गए कि उनको अडॉप्ट करना ही करना पड़ेगा म्युनिसिपैलिटीज अपने स्टेट्स में। तो फायदा क्या है इस एक्ट लाने का, एक लाइन में बताओ सर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, जस्टिसेबल पार्ट बना, अब स्टेट गवर्नमेंट ना उनको अपने स्टेट में म्युनिसिपैलिटी लाना ही लाना होगा। और 73rd बोलता है अब स्टेट गवर्नमेंट को अपने 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 स्टेट्स में पंचायत लाना ही लाना है। ओके, 74 तो बोलता है म्युनिसिपैलिटीज के बारे में, ये आपको पता है। अभी आप देख लीजिए, चलिए ठीक है म्युनिसिपैलिटीज लाएंगे स्टेट्स में, लेकिन म्युनिसिपैलिटीज का एक और अलग नाम है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। जिस तरह से पंचायत को बोलते हैं रूरल लोकल गवर्नमेंट, इसी तरह म्युनिसिपैलिटीज को बोलते हैं अर्बन लोकल गवर्नमेंट। अच्छा सर, सवाल एक है, कैसे पता चलेगा कि ये एरिया अर्बन, मान लो मेरा एरिया है, मान लो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, काजीगुंड एरिया है, फॉर एग्जाम्पल एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए सर यहां से रोड जाता है, यहां पे इंडस्ट्रीज है, ठीक है, कैसे पता चलेगा कि रूरल एरिया कौन है, अर्बन एरिया कौन है? तो सुनिए, रूरल एरिया में लाना पड़ेगा पंचायत, अर्बन एरिया में लाना पड़ेगा म्युनिसिपैलिटी, लेकिन पता कैसे पता चलेगा कि अर्बन कौन है? तो सुनिए 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 सुनिए, फॉर एग्जाम्पल ये रोड है ना, रोड को अक्सर माना जाता है अर्बन, अगर यहां पे इंडस्ट्रीज होंगे इनको अक्सर माना जाता है अर्बन, और बहुत दूर दूर इलाके जो लोग हैं उनको अक्सर माना जाता है रूरल, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में जो डेफिनेशन है वो सेंसस ऑफ इंडिया 2011 की डेफिनेशन आपको याद रखनी है, सबसे ऑथेंटिक डेफिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अभी 2011 सेंसस ही है, जब इसके बाद 2021 सेंसस आएगा तो पता चलेगा आपको। लेकिन ये जो सेंसस है मेरे दोस्तों, इस सेंसस के हिसाब से अर्बन क्या होता है, कोई भी एरिया जिसमें पॉपुलेशन मोर देन, फॉर एग्जांपल ये है, ये मान लो, और मान लो ये ऐसा एरिया है, ये वाला ऐसा एरिया है जिसमें इंडस्ट्रीज है, सिटीज है, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज है, तो ये वाला एरिया जहां पे पॉपुलेशन मोर देन और इक्वल टू 5000 है, तो किसी भी एरिया में मान लीजिए ये रूरल है, ये अर्बन है, कैसे पता चलेगा ये वाला अर्बन है? अर्बन पता चलेगा सेंसस 2011 की डेफिनेशन से, कोई भी एरिया जिसकी पॉपुलेशन मोर देन और इक्वल टू 5000 है। दूसरा पॉइंट भी होना चाहिए वैलिड, क्या? और उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रेटर देन 400 पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर होना चाहिए। इस एरिया की जो डेंसिटी है ना, मान लीजिए ये आपने पर स्क्वायर किलोमीटर लिया, इस एरिया का ये आपने बाहर निकाला, ये वाला पर स्क्वायर किलोमीटर है। इस पर स्क्वायर किलोमीटर में जो, याद रखना, स्क्वायर किलोमीटर जो है इसमें 400 पीपल रहने चाहिए, उसी को बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी 400 होनी चाहिए या उससे ज्यादा, मोर देन 400 और इक्वल टू 400। ओके, तो पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रेटर देन 400 और इक्वल टू 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भी होना चाहिए, उसको अर्बन बोलेंगे। लेकिन और एक बात है, तब जाके उसको अर्बन बोलेंगे, क्या?
कि उस एरिया के जिसके पॉपुलेशन 5,000 से ज़्यादा है या इक्विवेलेंट, पॉपुलेशन डेंसिटी ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू 400 पीपल है, और तीसरा पॉइंट, उस एरिया के ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू 75% मेल, मेल की बात कर रहा हूं यहां पे, ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू 75% मेल जो है, मेल्स की बात है, वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करने चाहिए, तब जाके उसको अर्बन बोलेंगे। अगर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं, फॉर एग्रीकल्चर करते हैं, तब जाके वो अर्बन नहीं माना जाएगा। इसीलिए रूरल एरियाज में ना ज्यादातर एग्रीकल्चर के साथ लिंक किया जाता है। रूरल एरियाज में बोला जाता है थोड़ी सी पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, रूरल एरियाज में बोला जाता है थोड़ा सा पॉपुलेशन कम है, अर्बन एरियाज में बोला जाता है पॉपुलेशन ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, इवन की नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज भी करते हैं। नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज मतलब इंडस्ट्रीज चलाना, दुकान चलाना, आईटी सेक्टर चलाना, कोचिंग सेंटर चलाना, इंस्टीट्यूट चलाना, नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। आपको पता है, समझ आ गया होगा इतना। ओके सर, इतना तो समझ आ गया कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट में हम म्युनिसिपैलिटी लाएंगे, ये वाला एरिया जो होगा जिसमें ये चीजें होंगी उसमें हम म्युनिसिपैलिटी लाएंगे। लेकिन सर बहुत टाइम से सुन रहे हैं लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। असल में ये लोकल लफ्ज क्या है? किसी बच्चे ने ये सवाल पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा पॉइंट है लेकिन अच्छा लगा मुझे। लोकल गवर्नमेंट क्या है? सुनिए, लोकल का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल या उसके नीचे लेवल का गवर्नमेंट। फॉर एग्जाम्पल, विलेज है, ब्लॉक है, डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट लेवल भी और उसके नीचे लेवल का भी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट को बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो याद क्या रखना है आपको? लोकल गवर्नमेंट का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल और बिलो, बिलो का मतलब ब्लॉक और विलेज आता है, बिलो का मतलब ब्लॉक और विलेज आ जाता है। ओके, अच्छा और एक बात कहना चाहूंगा मैं आपको, ये जो लोकल गवर्नमेंट को चलाना है, जैसे आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ओके स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन जो ये लोकल गवर्नमेंट है ये कहां पे लिखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? हाँ, ये तो अब आया 1992 में, अब आ गया, मान लिया म्युनिसिपैलिटीज आ गया, पंचायत आ गया, मान लिया। लेकिन आपने 7th शेड्यूल देखा होगा। 7th शेड्यूल में बात किया जाता है सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, है ना? सेंट्रल लिस्ट जिस पे सेंट्रल कानून बनाएगा, वो बातें जिस पे सेंट्रल काम करेगा। स्टेट लिस्ट वो बातें जिस पे स्टेट काम करेगा, और कंकरेंट लिस्ट जिस पे सेंट्रल स्टेट दोनों काम करेंगे। लेकिन सर ये जो 7th शेड्यूल है ना, इसमें क्या लोकल गवर्नमेंट है कहीं? इसमें क्या पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के बारे में लिखा है कहीं? सर 7th शेड्यूल में क्या ये सेंट्रल लिस्ट के अंदर आते हैं, कि ये स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, कि ये कंकरेंट लिस्ट के अंदर आते हैं? तो याद रखना, स्टेट लिस्ट के अंदर ये आता है लोकल गवर्नमेंट। तो स्टेट्स के पास ये पावर है कि वो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज बनाएंगे। तो याद रखना 7th शेड्यूल में जो सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट है, उस 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में आपको लोकल गवर्नमेंट मिलेगा। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अपने स्टेट्स में लोकल गवर्नमेंट्स को चलाए। अब देख लेते हैं आगे, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द एक्ट। कौन से एक्ट? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के फीचर्स पर। दोस्तों हम पहले फीचर पढ़ेंगे, फिर बाद में हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, ठीक है? इसकी हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी है, मजेदार है, बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये एक्ट फिलहाल पढ़ाना चाहता हूं मैं आपको पहले लेक्चर में। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ द एक्ट। तो फीचर्स ऑफ द एक्ट में जो पहला फीचर है वो है, इस एक्ट का जो पहला फीचर है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज को बनाना, कॉन्स्टिट्यूट करना। कहां पे बनाएंगे म्युनिसिपैलिटीज को? तो सुनिए किस तरह से बनाएंगे, कहां पे बनाएंगे। तो सुनिए, बहुत बार बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है, उनको लगता है कि पंचायत में जिस तरह से 3 लेवल्स है वैसे भी म्युनिसिपैलिटी में 3 लेवल्स है। मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि पंचायत में विलेज लेवल पे विलेज पंचायत है, फिर ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद है। अब ऐसे जो ये 3 लेवल्स ऑफ द पंचायत है, इसी तरह 3 लेवल्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज है। मगर मेरे दोस्तों ऐसा नहीं है। 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज बोलोगे तो ठीक है, 3 लेवल्स ऑफ द म्युनिसिपैलिटीज नहीं है। सर इसको समझाइए, सुनो। सबसे पहले 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज हैं। 3 लेवल्स ऑफ द लाइक इन पंचायत जो 3 लेवल्स है वैसे नहीं है म्युनिसिपैलिटीज में। और बताया जा रहा है इस एक्ट में कि 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज बनाइए एवरी स्टेट में। हर एक स्टेट में 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज बनाइए।
अभी सर तीन टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटी, इसका मतलब क्या? इसका मतलब मेरे दोस्तों आपको समझ में आएगा जब आप ये तीन चीज़ें पढ़ोगे, फिर मैं डिफरेंस बताऊंगा फ़र्क क्या है। तीन लेवल्स बहुत अलग है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आपका एरिया है, आपका विलेज है, आपका गांव है, ये आपका विलेज है, ठीक है। आपका विलेज किसी न किसी विलेज लेवल पे जो होता है ना, पंचायत, फॉर एग्जाम्पल विलेज पंचायत में आता है। आपका लेवल, आपका जो ये विलेज है वही विलेज मेरे दोस्तों पंचायत समिति के अंदर आता है। आपका ये विलेज जो है ये आता है मेरे दोस्तों जिला परिषद के अंदर। इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो आपके विलेज आता है विलेज पंचायत के अंदर, ब्लॉक लेवल के ब्लॉक के अंदर भी, एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी आपका विलेज ही आता है। तो आपका विलेज का नाम विलेज पंचायत में भी उठेगा, आपके विलेज की बातचीत डेवलपमेंट पंचायत समिति में भी उठेगा, आपके विलेज पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद में भी आपके विलेज की बातें होंगी। इसको बोलते हैं तीनों एक ही लेवल में हैं। लेकिन 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 म्युनिसिपैलिटीज अलग बात है। म्युनिसिपैलिटीज मेरे दोस्तों किसी जगह तीन टाइप्स है ना, नागर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तीन टाइप्स है ना। देखो ये तीनों क्या है, नागर पंचायत किसी एक एरिया में होगा अलग से, उसको इस वाले एरिया के साथ कुछ नहीं होगा। आप सुनिए सुनिए सुनिए, नागर पंचायत यहां पे एक म्युनिसिपैलिटीज है, दूसरा म्युनिसिपैलिटी है म्युनिसिपल काउंसिल, तीसरा म्युनिसिपैलिटी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये तीनों म्युनिसिपैलिटी जो हैं ये अलग अलग है। इस एरिया को सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही देखेगा, इसको नागर पंचायत के साथ कोई लिंक नहीं है। इस एरिया को सिर्फ नागर पंचायत ही देखेगा, इसको इन दोनों के साथ कोई लिंक नहीं है, इसको सिर्फ अपने साथ ही है, इन दोनों के साथ कोई लिंक नहीं है। तो अलग अलग है ये टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज है, न कि लेवल्स है। लेवल होता है जब एक ही गांव एक विलेज लेवल पे आ जाए, विलेज पंचायत में, वही गांव की बातें पंचायत समिति में भी उठे ब्लॉक लेवल पे, वही गांव की बातें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उठे जिला परिषद में भी, तो उसी को बोलते हैं तीन लेवल्स। लेकिन ये तीन टाइप्स है अलग अलग। सुनिए, अभी आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, यहां पे समझ में आ जाएगा। सुनिए सुनिए, तीन टाइप्स है म्युनिसिपैलिटीज के, हर एक स्टेट में तीन टाइप्स आपको बनाने पड़ेंगे। कौन कौन सा? एक है नागर पंचायत, दूसरा है म्युनिसिपल काउंसिल, तीसरा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। नागर पंचायत के और नाम है, किसी आपको सिर्फ नागर पंचायत याद रखना आपको म्युनिसिपल काउंसिल याद रखना है, आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन याद रखना है, कोई ज़रूरत नहीं बाकी नाम याद रखने की। लेकिन किसी स्टेट में नागर पंचायत को बोलते हैं टाउन पंचायत, किसी स्टेट में इसको बोलते हैं नोटिफाइड एरिया काउंसिल, किसी स्टेट में इसको बोलते हैं म्युनिसिपल बोर्ड्स, ठीक है। इसी तरह म्युनिसिपल काउंसिल को किसी स्टेट में बोलते हैं म्युनिसिपलिटीज, किसी स्टेट में इसको बोलते हैं सिटी काउंसिल, इसी तरह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को बोलते हैं सिटी कॉर्पोरेशन भी, ठीक है। अभी जानना यह है सर, ये जो तीन टाइप्स ऑफ म्युनिसिपलिटी हैं, किस एरिया में नागर पंचायत बनाएंगे, किस एरिया में म्युनिसिपल काउंसिल बनाएंगे, किस एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाएंगे। अगर एक अर्बन एरिया है म्युनिसिपलिटीज हो गया, अलग अलग तरह के अर्बन एरियाज है। तो सुनिए, नागर पंचायत जो है मेरे दोस्तों, उसको बनाया जाएगा ट्रांजिशनल एरिया में। ट्रांजिशनल एरिया मतलब अगर ये अर्बन एरिया है लेकिन पहले ये रूरल था, रूरल से अब ये अर्बन की तरफ बन रहा है, तो ये ट्रांजिशन फेज में है। तो ये रूरल से अर्बन एरिया में जा रहा है, ये ट्रांजिशन फेज में है। तो ये रूरल था पहले, अब ये अर्बन है और अर्बन से आगे जा रहा है, अर्बन फेज और आ रहा है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रही है, उसको बोलते हैं मेरे दोस्तों नगर पंचायत। दूसरा, म्युनिसिपल काउंसिल क्या होता है? म्युनिसिपल काउंसिल होता है मेरे दोस्तों जो कि एक छोटे अर्बन एरिया के लिए बनाया जाए। तो ये म्युनिसिपल काउंसिल ऐसा म्युनिसिपलिटी है जिसको छोटे एरिया के लिए बनाया जाता है। और एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होता है? कंफ्यूज नहीं होना, म्युनिसिपलिटी सिटी काउंसिल ये अलग अलग स्टेट में बनाया जाता है, नाम याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात सुन ले, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है ये क्या होता है? ये होता है जब आप किसी बड़े अर्बन एरिया, लार्जर अर्बन एरिया के लिए म्युनिसिपलिटी बनाते हो, उसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो सुनिए, ये पूरा अर्बन एरिया है, ये पूरा रूरल एरिया है। रूरल एरिया में एक गांव है, वो विलेज लेवल पे भी आता है, ब्लॉक लेवल पे भी आता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आता है। लेकिन देखो ना, सर्कल के अंदर सर्कल आता है। लेकिन यहां पे अगर ये एरिया है, पहले रूरल था, अब ये अर्बन बन, देखो एक ही स्टेट है, मान लो एक ही स्टेट है, ये मान लो एक ही स्टेट है, बाहर से एक ही स्टेट है। ये वाला एरिया जो है ये रूरल से अर्बन ट्रांजिशन फेज में चल रहा है, अर्बनाइजेशन हो रही है। इसके अंदर जो पंचायत बनाया जाएगा उसको बोलेंगे नागर पंचायत।
ये वाला एरिया, ये जो है ये छोटा, मेरे दोस्तों छोटा अर्बन एरिया है, इसके लिए म्युनिसिपल काउंसिल बनाए जाएंगे। ये वाला एरिया जो है ये बड़ा अर्बन एरिया है, अर्बनाइजेशन ही अर्बन एरिया में ही बड़ा अर्बन एरिया है, इसमें इसके अंदर बनाए जाएंगे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यहां पे काउंसिल, यहां पे नीचे कॉरपोरेशन। आपको ये समझ में आ गया होगा, अभी देख लीजिए। और ये भी शायद समझ में आ गया होगा कि ये 3 टाइप से 3 लेवल्स नहीं है। पंचायत में एक गांव की बातें गांव पे, डिस्ट्रिक्ट पे, सॉरी ब्लॉक पे और डिस्ट्रिक्ट पे हो जाती है, लेकिन ये अलग अलग है। ट्रांजिशन वाला फेज, छोटा अर्बन एरिया, बड़ा अर्बन एरिया, ठीक है, ये अलग अलग है। अब आपको जानना है इसके बाद थोड़े से एक्सेप्शंस, ठीक है, तो जानिए इस एक्सेप्शंस के बारे में। एक्सेप्शंस जो है पहला, वो क्या है? पहला एक्सेप्शन कि कोई अगर अर्बन एरिया, सुनिए सुनिए, ऐसे नजदीक लाता हूं, कोई अगर अर्बन एरिया ऐसा है, कोई अगर अर्बन एरिया ऐसा है जिसको चलाता है, रन बाय इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट, कोई इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट किसी अर्बन एरिया को चलाता है, उस टाइम पे गवर्नर बोल सकता है भाई ये वाला अर्बन एरिया ना, म्युनिसिपल काउंसिल, नागर पंचायत और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी इसको इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट चलाता है अच्छी तरह से। तो उस टाइम पे गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, किसी स्टेट में ही होगा एरिया, तो गवर्नर ऑफ दैट स्टेट बोलेगा कि वो एरिया जो है जिसको इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट चलाती है, उस एरिया को रखा जाएगा इंडस्ट्रियल टाउनशिप के अंदर। तो उसके लिए नागर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं आता, उसके लिए गवर्नर स्पेसिफाई करेगा और बोलेगा ये है इंडस्ट्रियल टाउनशिप। और उधर बनाने की कोई जरूरत नहीं म्युनिसिपलिटीज, तो उधर कोई जरूरत नहीं कि उस एरिया में म्युनिसिपलिटी बनाया जाए। म्युनिसिपलिटी मे नॉट कंस्टिट्यूट, जरूरत नहीं, मे और मे नॉट डिपेंड करता है गवर्नर के पास। याद रखना, बनाना है या नहीं बनाना है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप देना है या नहीं देना है, ये सारा कुछ गवर्नर तक ही है। यहां पे ये एक्सेप्शन है। देखो ना, ये 3 बनाने थे, एक्ट बोलता था ये 3 बनाओ, लेकिन कुछ और ही यहां पे हो रहा है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाया जा रहा है। ऐसे ही एक और बॉडी बनाई जा रही है, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, तो ये 73rd का एक्सेप्शन है। इसी तरह और क्या एक्सेप्शन है? बाकी टाइप्स ऑफ म्युनिसिपलिटीज भी नहीं है इस एक्ट में। आप देखोगे इंडिया में और टाइप ऑफ म्युनिसिपलिटीज हैं, किसी किसी स्टेट में आपको मिलेंगे, इन 3 के अलावा कंटोनमेंट बोर्ड, किसी स्टेट में टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट। ये जो कंटोनमेंट बोर्ड है, टाउनशिप है, पोर्ट ट्रस्ट है, और भी कुछ चीजें हैं, वो अदर टाइप ऑफ म्युनिसिपलिटीज इंडिया में बनाए गए हैं, लेकिन एक्ट बात नहीं करता। एक्ट सिर्फ 3, ये जो एक्ट है, जो आप एक्ट पढ़ रहे हो, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, वो सिर्फ 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपलिटीज के बारे में बात करता है, अदर टाइप्स ऑफ म्युनिसिपलिटीज के बारे में बात नहीं करता। जैसा कि मैंने आपको बोला, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। तीसरा प्रॉब्लम क्या है, एक्सेप्शन क्या है? ये जो 74th अमेंडमेंट एक्ट है, ये अप्लाई नहीं होता शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज में। अब ये जो एक्सेप्शंस आपने देखे दोस्तों, ये हमें आगे पढ़ने हैं, ये क्या होता है, ये ट्राइबल एरियाज में नहीं होता, ये सारी चीजें हमें आगे पढ़नी है। अभी थोड़ा एक्सेप्शंस आपने दिमाग में रखे, चलिए आगे चलते हैं। गवर्नर किस एरिया को बोलेगा ट्रांजिशनल एरिया, किस एरिया को बोलेगा स्मॉल अर्बन एरिया, किस एरिया को बोलेगा लार्ज अर्बन एरिया? स्मॉल अर्बन एरिया में गवर्नर जब बोलेगा तो फिर बनाया जाएगा म्युनिसिपल काउंसिल, इधर लार्ज अर्बन एरिया में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रांजिशनल एरिया में जो ट्रांजिशन में होगा फ्रॉम रूरल टू अर्बन, नगर पंचायत बनाए जाएंगे। लेकिन कैसे पता चलेगा भाई कौन सा एरिया क्या है क्या नहीं है? ये मेरे दोस्तों गवर्नर बताएगा। लेकिन गवर्नर किन चीजों को देख के बताएगा? तो सुनिए, गवर्नर देखेगा उस एरिया की पॉपुलेशन क्या है, ज्यादा है, कम है, क्या है क्या नहीं है, उस एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी, उस एरिया के कितने लोग हैं नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में एम्प्लॉयमेंट करते हैं, जॉब करते हैं, उस एरिया में कितना एडमिनिस्ट्रेशन जनरेट होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कितना जनरेट करता है रेवेन्यू, उस एरिया में कितना पैसा जनरेट करता है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, उस एरिया की कितनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। ये सब चीजें देख के गवर्नर बताएगा ट्रांजिशनल एरिया कौन है, स्मॉल अर्बन एरिया कौन है और लार्ज अर्बन एरिया कौन है। और उन्हीं के बेसिस पे लार्ज में बनेगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, स्मॉल में बनेगा मेरे दोस्तों म्युनिसिपल काउंसिल, ट्रांजिशनल एरिया में बनेगा नगर पंचायत। तो सुनिए, अब हम पढ़ेंगे जो सेकंड फीचर है इस एक्ट का
कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपलिटीज, म्युनिसिपलिटी में होगा कौन? तो सुनिए, अगर एक म्युनिसिपल एरिया है, अर्बन एरिया है, उसको बांटा जाता है वार्ड्स में। हर वार्ड से एक काउंसलर आएगा, वो काउंसलर बैठेगा एक काउंसिल में जहां पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव विंग्स बनाए जाएंगे। ये बातें मैं ना एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव विंग्स के बारे में आगे करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर में बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाओ दिमाग में। मान लीजिए ये एक म्युनिसिपल एरिया है। क्या है ये? म्युनिसिपल एरिया है। लेकिन म्युनिसिपल एरिया कौन सा? लार्ज अर्बन म्युनिसिपल एरिया है। और लार्ज अर्बन एरिया में क्या बनाया जाता है? म्युनिसिपल काउंसिल, है ना? नहीं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया जाता है। देखो आप म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में फिलहाल जानो। अगले लेक्चर में बताऊंगा काउंसिल, कॉरपोरेशन और नगर पंचायत में और बाकी जो आपने देखा उनमें क्या डिफरेंस है। लेकिन फिलहाल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो। चलिए सर, मान लीजिए हमारे इलाके में, आपके इलाके में एक म्युनिसिपल एरिया है, बड़ा सा म्युनिसिपल एरिया है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है सर, इतना सा बड़ा एरिया है। तो देखो, जो ये अर्बन एरिया है, रूरल एरिया नहीं, अर्बन एरिया, रूरल निकाल के वहां पे पंचायत बनेगा। जो ये अर्बन एरिया है, इसको बांटा जाता है वार्ड्स में, कंस्टिट्यूएंसीज में। हर वार्ड से, हर कंस्टिट्यूएंसी से एक बंदा इलेक्ट होके आएगा और इलेक्शन जो होगा, लोग चुनेंगे, लोग वोट डालेंगे उस बंदे को। इलेक्शन होगा डायरेक्ट। मैंने आपको बोला वार्ड को बोलते हैं कंस्टिट्यूएंसी। वार्ड कंस्टिट्यूएंसी एक ही बात है। तो म्युनिसिपल एरिया को बांटा जाएगा कंस्टिट्यूएंसीज में, वार्ड्स में, जहां से एक एक बंदा चुन के आएगा। यहां पे देखो बंदे चुने हुए हैं और इन बंदों को अपना वार्ड चुनेगा। और इन बंदों को मान लो ये वार्ड है, इसमें जो वोट डालेंगे अपने लोग इस वार्ड के वोट डालेंगे और डायरेक्ट इलेक्शन करेंगे। मतलब कि लोग वोट डालेंगे। डायरेक्ट इलेक्शन होता ही है लोगों का वोट डालना। तो जब लोग वोट डालते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। तो सुनिए, ये जो बंदा है मेरे दोस्तों, ये इन्होंने चुना, तो इन्होंने ये चुना, इसका नाम क्या है? जो ये चुन रहे हैं बंदे डायरेक्ट इलेक्शन से, अपने अपने वार्ड में एक बंदे को चुन रहे हैं, इनका नाम है म्युनिसिपल काउंसलर या वार्ड। वही बोला था, वार्ड से निकल के आता है काउंसलर। वार्ड से इलेक्ट होके डायरेक्ट इलेक्शन होता है, लोग वोट डालते हैं। वार्ड से इलेक्ट होके डायरेक्टली इलेक्टेड होता है काउंसलर। ठीक है, इनको बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसलर भी या वार्ड काउंसलर्स भी। म्युनिसिपल काउंसलर या वार्ड काउंसलर। ठीक है सर, अब जानो, जो ये सारे लोग डायरेक्ट इलेक्शन से आए, ये सब जाएंगे एक जगह बैठने के लिए और ये सब मिल के बनाएंगे मेरे दोस्तों एक काउंसिल जिसका नाम है अर्बन काउंसिल। क्योंकि अर्बन एरिया है ना। तो सुनिए, वही मैंने बोला था, काउंसलर बैठते हैं काउंसिल में। तो इन शॉर्ट आप जान लीजिए, ये सारे बंदे जो इलेक्टेड वाले हैं अपने अपने वार्ड में, अपने अपने अर्बन एरिया की कंस्टिट्यूएंसी में। आपके एरिया में अगर अर्बन एरिया है, अगर रूरल एरिया में पढ़ते हो तो वहाँ नहीं होगा म्युनिसिपलिटी। अगर आपका एरिया अर्बन एरिया है, वहाँ पे वार्ड्स बनाए जा रहे होंगे और हर वार्ड से आपने वोट डाला होगा अपने वार्ड में किसी एक को चुनने के लिए काउंसलर। वो काउंसलर फिर बनाता है अर्बन काउंसिल। उस काउंसिल में देखो ये सारे काउंसलर्स हैं। ठीक है, काउंसलर्स हैं। अब आपको जानना है, इन काउंसलर्स में एक बंदा है जो यहाँ पे इस काउंसलर का हेड होगा, चेयरमैन होगा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, सामने बातचीत करेगा जो इनका हेड होगा। तो याद रख लीजिए, अगर हम कॉरपोरेशन की बात करेंगे, जैसे कि अगर मुझे एक बात बताइए, अगर जे.एंड.के की बात करें तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस कितने हैं? अगर हम जे.एंड.के की बात करें दोस्तों, याद रखना म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस 2 हैं, श्रीनगर में और जम्मू में। बड़े बड़े अर्बन एरिया श्रीनगर को और जम्मू को माना जाता है। दूसरा है म्युनिसिपल कमिटीज़ होते हैं। फिर हमारे इधर ना जे.एंड.के में आपको देखने को मिलेगा यही 2 बॉडीज़, एक है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा है म्युनिसिपल कमिटी। सिर्फ ये 2 बॉडीज़ आपको जे.एंड.के में मिलेंगे देखने को। तो म्युनिसिपल कमिटी जो है मेरे दोस्तों, ये मोर देन 70 होंगे, मोर देन 70 से ज़्यादा होंगे म्युनिसिपल कमिटीज़। जानना ज़रूरी नहीं कमिटीज़ का, लेकिन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस 2 है। एक है श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरा है जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है सर, इस एरिया में, श्रीनगर जम्मू के एरिया में हमने अपने अपने वार्ड में म्युनिसिपल, ये ऐसे ही होता है अर्बन एरिया के में। म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस को छोड़ो, जो अर्बन एरिया है उसमें सभी में यही होता है। वार्ड्स में काउंसलर्स चुने जाते हैं, वो काउंसिल बनाते हैं, सब में होता है। लेकिन जब अर्बन एरिया जो लार्ज वाला हो, जिस तरह से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात है ना, उसी तरह म्युनिसिपल काउंसिल की बात है, मतलब स्मॉल अर्बन एरिया की भी बात है। आगे बताऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लीजिए, फिलहाल इतना समझे।
चलिए सर, वार्ड से चुन के आया हमारा म्युनिसिपल काउंसलर, हमारे एरिया के गया, वो बन गया अर्बन काउंसिल। उस अर्बन काउंसिल में उन्होंने एक को चेयरमैन बनाया, उसी चेयरमैन को बोलते हैं मेयर। अब एक इंपॉर्टेंट बात है, ये मेयर कहां से चुन के आएगा? क्या ये सवाल उठता है, क्या ये इसमें होगा? मतलब जो ऑलरेडी चुने हुए बंदे हैं, जो इधर काउंसिल बनाते हैं, क्या ये इन्हीं में इलेक्ट होगा, कोई ना कोई एक बन के आएगा? या ये पूरा म्युनिसिपल एरिया अलग से इलेक्शन करेगा, वार्ड काउंसलर्स को नहीं, छोड़ के इनको अलग से इलेक्शन करेगा कि ये जो अर्बन काउंसिल है इसका मेयर या चेयरमैन बनाने के लिए? ये किस तरह से होगा दोस्तों? इसका इलेक्शन, मेयर का इलेक्शन, क्या इनके आपस में ये चुना जाएगा या पूरा लोग, सिर्फ वार्ड वाले नहीं, ये जो काउंसलर्स है जो इलेक्ट होके आए वो नहीं, सारे लोग अपने एरिया के, क्या वो वोट डालेंगे, लोग वाले, या ये लोग वोट डालेंगे? इसका इलेक्शन जो होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा। स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर है अपने अपने स्टेट में बोलना कि हमारे इधर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के मेयर या चेयरमैन किस तरह चुने जाएंगे। क्या इनका डायरेक्टली इलेक्ट होगा बाय पीपल या इनडायरेक्टली इलेक्ट होगा विद इन द काउंसलर्स? काउंसलर इनको वोट डालेंगे, काउंसलर आपस में वोटिंग करेंगे और काउंसलर आपस में चुनेंगे। क्या ये काउंसलर आपस में वोटिंग डालेंगे और चुनेंगे, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन? या लोग डायरेक्टली वोट डालेंगे और चुन के लाएंगे एक को? क्या ये डायरेक्ट इलेक्शन होगा या इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा? ये स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा इलेक्शन ऑफ द चेयरमैन ऑफ योर अर्बन काउंसिल। सर, क्या सिर्फ ये बंदे होंगे जिनको अपने अपने वार्ड में चुना गया डायरेक्ट इलेक्शन से? क्या सिर्फ ये बंदे होंगे? क्या काउंसलर्स होंगे? नहीं, काउंसलर के अलावा कुछ और भी लोग होते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। यहाँ पे देखो, ऐसे काउंसलर के अलावा कुछ और लोग होते हैं। कौन कौन से लोग? सुनिए। उस एरिया में कोई ना कोई एमएलए तो होगा। देखो ना, हर कोई एरिया जो है ना, या तो वो किसी न किसी, कोई ना कोई एमपी उसको रिप्रेजेंट करता होगा, कोई एमएलए उसको रिप्रेजेंट करता होगा। इन शॉर्ट, उस एरिया का एमएलए भी उसका मेंबर होगा अर्बन काउंसिल का, एमपी उसका अर्बन काउंसिल का मेंबर होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा भी और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा भी, एमएलए भी, एमएलसी भी, अगर एमएलसी बॉडीज है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल अगर है। ठीक है, ओके। जानना सिर्फ इतना है कि एमएलए, एमपी उस एरिया का, श्रीनगर फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है तो श्रीनगर के रिलेटेड जो एमएलए है, एमपी है लोकसभा का, एमपी है राज्यसभा का, एमएलसी है उस जगह का, अब तो नहीं है क्योंकि एमएलसी लेजिस्लेटिव काउंसिल तो खत्म हो गया। तो उस एरिया के एमएलसी, एमपी, एमएलए, वो जो हैं लोकसभा राज्यसभा वाला, वो भी बैठेगा अर्बन काउंसिल में। ठीक है, एमएलए, एमपी म्युनिसिपल एरिया के, एमएलसी, एमपी राज्यसभा वाले म्युनिसिपल एरिया के, वो भी बैठेंगे इस अर्बन काउंसिल में। इतना ही नहीं, अगर किसी को नॉलेज है, एक्सपीरियंस है म्युनिसिपलिटीज़ के बारे में, तो वो भी बैठेगा इधर। अगर म्युनिसिपलिटीज़ के बारे में आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, तो आप भी बन सकते हो अर्बन काउंसिल के मेंबर। लेकिन सिर्फ आपको राइट टू वोट नहीं होगा, यह बात जानना। आपको राइट टू वोट नहीं होगा। जो बंदा नॉलेज से, एक्सपीरियंस से आया, म्युनिसिपलिटीज के एक्सपीरियंस से आया अर्बन काउंसिल में, उसको राइट टू वोट नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उसको लोगों ने नहीं चुना है। यह आप जान लीजिए। अब आपको जानना है आगे। हर एक, मान लो वार्ड है, लेकिन हर एक वार्ड में अलग अलग प्रॉब्लम है। यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, यहाँ पे रोड बिल्डिंग्स नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे वाटर सप्लाई की कमी है, हेल्थ सैनिटाइजेशन की कमी है, फायर सर्विसेज है, फॉरेस्ट्री की प्रॉब्लम है। ये सारी बातें मैं पता है क्यों बोल रहा हूँ? यहाँ से देखो, मान लो किसी एरिया में टाउन प्लानिंग नहीं हो रहा है। एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ, लैंड यूज, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स अच्छी तरह नहीं हो रहे हैं, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग, रोड्स ब्रिजेस का मसला हो रहा है, वाटर सप्लाई का मसला है, हेल्थ सैनिटाइजेशन का मसला है, फायर सर्विसेज का मसला है, फॉरेस्ट्री का मसला है, इसी तरह वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी की इंटरेस्ट्स को बचाने का मसला है। ठीक है ना? इसी तरह स्लम एरिया को इंप्रूवमेंट करना है, उसका मसला है, पोवर्टी एलिवेशन, अर्बन पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स वगैरह लाने हैं, वगैरह वगैरह। गार्डन्स, पार्क्स, प्लेग्राउंड्स को आपको बनाना है, फैसिलिटीज देने हैं वहां पे। ठीक है, इसी तरह कल्चर, एजुकेशन उस एरिया का, इसी तरह भाई क्रिमेशन विमेशन, दफनाने वफनाना या बाकी चीज़ें, ग्राउंड्स, इसी तरह कैटल पाउंड्स या बाकी चीज़ें। मेरे दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं और बर्थ्स डेथ्स के बारे में, पार्किंग, बस स्टॉप, बाकी चीज़ें, स्लॉटर चीज़ें, वो बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अपने अपने वार्ड में अलग अलग मसले होंगे, इसीलिए वार्ड कमिटीज को बनाया गया है। याद रखना, वार्ड कमेटी बनाया जाएगा जिसमें
एक या दो या तीन या चार या पांच या वार्ड होंगे, डिपेंड करेगा वहां की पॉपुलेशन पे। तो वार्ड कमेटी जो है वो उसमें एक से ज्यादा या एक वार्ड भी हो सकता है, डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे। वन और मोर वार्ड्स होंगे, पॉपुलेशन होनी चाहिए ग्रेटर और इक्विवेलेंट टू 3 लाख, बस ये मसला है। वार्ड कमेटी बनाई जाएगी सिर्फ अलग एक वार्ड की नहीं, जिसमें मिलजुल के वार्ड्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा पॉपुलेशन पे। एक या एक से ज़्यादा वार्ड्स बना के बनाएंगे वार्ड कमेटी, जिसमें पॉपुलेशन होगा मोर देन 3 lakhs। और आपको जानना है, ये ही डिस्कस करेंगे हमारे वार्ड या वार्ड्स में क्या प्रॉब्लम है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 वार्ड्स, देखो ना ये छोटा वार्ड है, मैंने यहाँ पे 3 वार्ड्स को जोड़ा, बनाया वार्ड कमेटी, और ये डिस्कस करेंगे हमारी प्रॉब्लम क्या है। लेकिन इसका कंपोजिशन, इसका एरिया डिक्रीज करना है, कितना होना चाहिए, इसके सीट्स कैसे फिल होंगे इस कमेटी के, वो सारा कुछ स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। स्टेट बताएगा भाई। हमारे इधर का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अर्बन एरिया में जो कमेटी बनाई जाएगी वार्ड कमेटी, उसमें एरिया कंपोजिशन कैसे सीट्स फिल होंगे वो हम बताएंगे, स्टेट गवर्नमेंट बताएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। अब और एक बात है, चेयरपर्सन इसका चुना जाएगा। चेयरपर्सन ये होगा, ये जरूरी नहीं। चेयरपर्सन ये नहीं होते नॉर्मल सेंस में, ये नहीं होते मेरे दोस्तों, नॉर्मली ये नहीं होते हैं। चेयरपर्सन जो आपने चुना ना, ये वार्ड, ये बंदा, ये नहीं होंगे, जरूरी नहीं। तो चेयरपर्सन मेरे दोस्तों होगा, कैसे होगा, क्या होगा, वो सारा कुछ स्टेट लेजिस्लेचर बताएगा। और वो चेयरपर्सन इस अर्बन काउंसिल का मेंबर बन ही नहीं सकता। वो चेयरपर्सन नहीं हो सकता मेंबर ऑफ म्युनिसिपैलिटी या मेंबर ऑफ अर्बन काउंसिल, ये याद रखना। क्योंकि म्युनिसिपैलिटी का मतलब यहाँ पे अर्बन काउंसिल, क्योंकि यही तो अर्बन काउंसिल ही तो बनाता है म्युनिसिपैलिटी भाई, यही तो चुन के आए ना लोग, तो यही है ना, अर्बन काउंसिल ही बनाता है, लोग तो यही है ना। तो नहीं बनता, याद रखना, इस वार्ड कमेटी का चेयरमैन। ठीक है, ये तो ऑलरेडी होगा इधर, ये तो ऑलरेडी होगा इधर, लेकिन चेयरमैन कोई और बनाया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर उसको डिटरमाइन करता है कैसे क्या बनाया जाएगा, लेकिन वो नहीं होगा इसका मेंबर। ठीक है, अब इतना ही नहीं, कभी कभी कमिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वार्ड कमिटीज़ के अलावा ज़्यादा कमिटीज़ बनानी पड़ती है। स्टैंडिंग कमिटीज़ आपको देखने को आगे मिलेगा, बहुत सारी कमिटीज़ बनानी पड़ती हैं, उनको मैं बोलूँगा अदर कमिटीज़। अगर ये वार्ड कमिटीज़ को छोड़ के बाकी कमिटीज़ बनानी पड़ी, तो बाकी कमिटीज़ भी बनाई जाएगी, उनको बनाएगा स्टेट लेजिस्लेचर। कौन बनाएगा? स्टेट लेजिस्लेचर। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है इस टॉपिक की, वो ये है, चेयरपर्सन में बी मेंबर ऑफ म्युनिसिपल काउंसिल। ये जो है ना म्युनिसिपलिटी या म्युनिसिपलिटी, PILITY के, म्युनिसिपलिटी का मतलब ये अर्बन काउंसिल। ओके, तो सुनिए चेयरपर्सन ऑफ दिस अदर कमिटी, मान लो ये वाले एरिया की एक कमेटी बनाएगी, अदर कमेटी, इसका एक बंदा चुन के चेयरमैन बना। ये जो चेयरमैन है ये हो सकता है अर्बन काउंसिल मतलब म्युनिसिपैलिटी का मेंबर, तो चेयरपर्सन मे बी मेंबर, लेकिन इसका चेयरपर्सन कैन नॉट बी मेंबर ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। तो इधर वार्ड कमेटी का चेयरपर्सन इधर नहीं जाएगा, अदर कमेटी का चेयरपर्सन इधर जाएगा, डिपेंड करेगा स्टेट पे, क्योंकि यहां पे लिखा है मे बी, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर पे ही सब कुछ है। जब भी आपके दिमाग में आएगा ना किसको पावर है रिलेटिव टू पंचायत और म्युनिसिपैलिटी, ज्यादा चांसेस है स्टेट्स आ जाए, क्योंकि स्टेट्स को ज्यादा पावर दिया गया है। अब और एक जो है मेरे दोस्तों फ्यूचर, वो है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। बहुत आसान है, सीट्स को रिजर्व करना है। क्या? SC ST की सीट्स को रिजर्व किया जाएगा अपने अर्बन एरिया में, डिपेंड अपॉन द पॉपुलेशन। हाँ, वुमेन का भी सीट्स रिजर्व किया जाएगा। 1/3 से कम नहीं होनी चाहिए वुमेन की रिजर्वेशन। तो मान लो आपके इस एरिया में, मान लो वार्ड कमेटी अर्बन काउंसिल बन के आते हैं, मान लो ये आते हैं 100 मेंबर, तो 100 मेंबर में से 1/3 से ज्यादा होने चाहिए वुमेन। वही बोलते हैं ना, नॉट लेस देन 1/3 होने चाहिए वुमेन। इसका मतलब ज्यादा होने चाहिए 1/3 से। इन शॉर्ट 1/3 से ज्यादा होने चाहिए वुमेन। जो टोटल मेंबर है, नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर वुमेन होने चाहिए, मतलब 1/3 से कम वुमेन नहीं होने चाहिए, इंक्लूडिंग ST ST वुमेन। मान लो कोई वुमेन है जो कि ST ST की कोटा में सिलेक्ट होके आ गई, रिजर्वेशन में होके आ गई, अर्बन काउंसिल में रिजर्वेशन रखा गया था ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन ST ST के लिए, जो आपने यहां पे देखा, लेकिन कोई वुमेन चुन के आ गई, तो वो वुमेन भी इंक्लूड हो जाएगी यहाँ पे। 1/3 टोटल आना चाहिए, 1/3 उससे ज्यादा देखो, नॉट लेस, 1/3 कभी नहीं देखना, नॉट लेस देन लिखा है। नॉट लेस देन का मतलब कि 1/3 से कम वुमेन का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
100 मेंबर में से 1/3 वुमेन होना ही होना चाहिए मिनिमम। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, नॉट लेस देन। ठीक है। उसके बाद स्टेट लेजिस्लेचर जो है मेरे दोस्तों, उसका चेयरपर्सन की रिजर्वेशन SC ST वुमेन या बैकवर्ड भी वो स्टेट डिटरमाइन करेगा किस तरह से चेयरपर्सन की रिजर्वेशन होगी। ये तो हम नॉर्मल पर्सन की बोल रहे हैं, चेयरपर्सन की भी बात है। चेयरपर्सन की रिजर्वेशन मेरे दोस्तों बताएगा स्टेट लेजिस्लेचर। और एक बात है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, नॉर्मल बंदों की सीट्स या चेयरपर्सन, नॉर्मल बंदे या चेयरपर्सन, ठीक है, मेंबर्स या चेयरपर्सन। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो है वो ख़त्म होने जा रही थी, वो ख़त्म हो सकती है। आर्टिकल 334 बात करता है उसके बारे में मेरे दोस्तों। आर्टिकल 334 पता है क्या बोलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 334 बोलता है 10-10 साल बाद खत्म हो जाएगा ST SC की रिजर्वेशन किसी भी लेजिस्लेचर में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, पंचायत हो, म्यूनसिपलिटी हो। लेकिन साथ में ये भी बोलता है कि जब भी गवर्नमेंट चाहे, जब भी लेजिस्लेचर चाहे, वो इसको एक्सटेंड कर सकता है। जब भी पार्लियामेंट चाहे वो इसको एक्सटेंड कर सकता है, पार्लियामेंट। ठीक है, तो सुनिए 334 आर्टिकल 334 के हिसाब से रिजर्वेशन चेयरमैन का और सीट्स का खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि ये रखा गया था कि बाद में शायद वो वाले ST ST ना मॉडर्न हो जाए, बाद में जो बैकवर्ड है वो मॉडर्न हो जाए, बाद में वुमेन जो बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाए, तो किसी टाइम लिमिट के लिए रिजर्वेशन रखा जाएगा। लेकिन इसको एक्सटेंड किया जाता है, अभी भी एक्सटेंड किया जा रहा है। और सुनो, अभी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 334 के हिसाब से रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स को खत्म किया जाएगा, हर 10 साल बाद बताए जाएंगे। लेकिन इसको 2020 तक एक्सटेंड किया जाएगा। 70 साल जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, 70 साल ये चला था। अब ये 2020 को खत्म होने वाला था, अभी और 10 सालों के लिए इसको एक्सटेंड किया गया 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 से एक्सटेंड किया गया। अब रिजर्वेशन और होगा सीट्स का या चेयरमैन का, मतलब मेंबर्स का या चेयरमैन का ऑफ SC ST से रिजर्वेशन जो आपने देखा वो होगा एक्सटेंड अप टू 2030। मतलब 80 साल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब से बना तब तक ये रिजर्वेशन चलता ही जाएगा। और 2030 में फिर अमेंडमेंट और एक लानी पड़ेगी अगर और लाना हो। 12th शेड्यूल में आप देख लीजिए कौन कौन से पावर है, और आप देख लीजिए कौन कौन से आर्टिकल्स हैं मेरे दोस्तों पंचायत के बारे में। P बोलता है डेफिनेशन, क्यों बोलता है, और हम ये आर्टिकल्स आपको लास्ट में बताएंगे, क्योंकि पहले पूरा लेक्चर देखेंगे ना हम, सेकंड लेक्चर देखेंगे, थर्ड लेक्चर देखेंगे, फिर हम थर्ड लेक्चर के आखिर में हम ये आपको समझाएंगे। आपको दूर से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट कर लीजिए। ओके बाय।